Good morning, dear student. Today we will read the next part of our story, A Truly Beautiful Mind. आइए रीड करते हैं पैरा 8. In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. 1900 में 21 साल का अल्बर्ट आइंस्टीन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर चुका था, बट ही वाज अनएम्प्लॉयड, लेकिन उनकी अभी तक कहीं नौकरी नहीं लगी थी, वे अनएम्प्लॉयड थे. ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट. शुरुआत में उन्होंने टीचिंग असिस्टेंट के रूप में कार्य किया. गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब इन 1902 एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न. और वहाँ वो टीचिंग असिस्टेंट के रूप में प्राइवेट लेसन्स दिया करते थे. बाद में 1902 में उनकी एक नौकरी लगी जिसमें वो एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट बर्न के एक पेटेंट ऑफिस में कार्य किया करते थे. वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, वहाँ उनका कार्य क्या था, जो दूसरे व्यक्ति थे उनके आविष्कारों को असेस करना, उनका मूल्यांकन करना, यह उनका कार्य था. उस कार्य को करते हुए आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओवन आइडियाज़ इन सीक्रेट. आइंस्टीन एक्चुअल में वास्तविक रूप में अपने खुद के जो आइडियाज़ थे, अपने खुद के जो विचार थे, उनको गुप्त रूप से डेवलप कर रहे थे, गुप्त रूप से उनकी प्रगति कर रहे थे. ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स. अपनी काम करने की जो उनकी डेस्क थी उसको वो मजाक मजाक में ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स कहा करते थे. सैद्धांतिक फिजिक्स का भौतिकी कार्यालय या सैद्धांतिक फिजिक्स का कार्यालय कहा करते थे. ऐसा उन्होंने अपनी उस टेबल को एक नाम दे रखा था. वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 वाज आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. 1905 में आइंस्टीन का एक काफ़ी ज़्यादा फेमस पेपर प्रकाश में आया जो कि उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दर्शाता था. वो उनका जो शोध पत्र था, जो फेमस पेपर था, वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बताता था, दर्शाता था. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. इस सिद्धांत में उन्होंने यह बताया था कि वास्तव में दो कंप्लीटली सही समय दिखाने वाली जो क्लॉक हैं, घड़ियां हैं, यदि एक चक्कर लगा करके साथ लौटें और यदि उनमें से एक दूसरी वॉच के कंपैरिजन में बहुत तेज चल रही हो तो वे समान समय नहीं दर्शाएंगी, यानी कि उनके समय में कुछ ना कुछ अंतर आ जाएगा. ऐसा उन्होंने इस सिद्धांत से समझाने की कोशिश की. फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी. और इसी सिद्धांत से वर्ल्ड का सबसे फेमस फॉर्मूला निकला जो कि हमें रिलेशनशिप बताता था किस किस के बीच की, मास और एनर्जी के बीच की रिलेशनशिप को, मास और एनर्जी के बीच के संबंधों को, द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच के संबंधों को दर्शाता था, बताता था. मास मीन्स द्रव्यमान, एनर्जी मीन्स ऊर्जा. E इज इक्वल टू mc स्क्वायर. इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, इस मैथमेटिकल इक्वेशन समीकरण, इस मैथमेटिकल इक्वेशन में E जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है, एनर्जी के लिए, M मास के लिए, एंड C फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट इन ए वैक्यूम. और C लाइट की स्पीड को दर्शाता है, लाइट की गति को दर्शाता है कि वैक्यूम मीन्स निर्वात में लाइट की गति जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है. इसी फॉर्मूला को अल्बर्ट आइंस्टीन ने बड़े ही इजी तरीके से समझाते हुए लिखा था. व्हेन यू सिट विथ ए नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स, अगर आप किसी सुंदर लड़की के साथ में 2 घंटे बैठते हैं, इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, तो ऐसा लगता है कि आप सिर्फ 2 मिनट से ही बैठे हैं. व्हेन यू सिट ऑन ए हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स, और अगर आप किसी गर्म स्टोव के पास में 2 मिनट तक बैठ जाते हैं, गर्म जलते हुए स्टोव के पास में 2 मिनट भी बैठ जाते हैं, इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, दैट्स रिलेटिविटी. तो ऐसा लगता है कि आप 2 घंटे, वह 2 मिनट आपको 2 घंटे जैसे लगते हैं. इसी को रिलेटिविटी, इसी को सापेक्षता कहा जाता है. अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस तरीके से इसको समझाया, इस तरीके से इसे बताया था.
While Einstein was solving the most difficult problem in physics, जब आइंस्टीन फिजिक्स की सबसे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे, हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेवलिंग। उस समय उनका जो निजी जीवन था वो अनरेवलिंग होने लगा था, धीरे धीरे असफल होने लगा था। उसके पीछे रीजन क्या था? अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा। अल्बर्ट मिलेवा से शादी करना चाहते थे राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़, अपनी स्टडी के खत्म होने के तुरंत बाद। बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी माँ उसके विरोध में थी। शी थॉट मिलेवा हु वाज 3 years ओल्डर देन हर सन। उनका ऐसा सोचना था कि मिलेवा जो कि उनके बच्चे से, उनके लड़के से 3 साल बड़ी थी, वाज टू ओल्ड फॉर हिम, उनकी अल्बर्ट आइंस्टीन के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। सी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाई मिलेवाज इंटेलिजेंस। और दूसरी बात यह थी कि वह मिलेवा की जो इंटेलिजेंस थी, जो उसकी बुद्धिमत्ता थी, उससे भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा बॉदर्ड थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। सी इज़ अ बुक लाइक यू। उनका ये कहना था कि वो भी तुम्हारी तरह एक किताबी कीड़ा है। हिज मदर सेड आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ। उनकी माँ ने ऐसा कहा और आइंस्टीन ने जो विवाह का प्रस्ताव था उसे ऑफ कर दिया, यानी स्थगित कर दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। इस जोड़े ने बाद में जनवरी 1903 को शादी कर ली एंड हैड 2 sons, और उनके 2 बच्चे भी हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फाल्टर्ड। लेकिन कुछ ही समय के बाद में उनकी जो शादी थी वो फाल्टर्ड होने लगी, यानी कि धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी। मेलिवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। मेलिवा जो उसे ऐसा लगता था कि वो अपनी इंटेलेक्चुअल एम्बिशन को धीरे धीरे खो रही है, यानी कि जो उसकी बौद्धिक क्षमताएं हैं वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और इस तरीके से वह एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बन गई। आफ्टर ईयर्स ऑफ कंस्टेंट फाइटिंग, लंबे और निरंतर झगड़ों के बाद में द कपल फाइनली डाइवोर्स इन 1919। दोनों के बीच में 1919 में डाइवोर्स हो गया, तलाक हो गया। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर, और उसी साल आइंस्टीन ने अपनी कजिन एल्सा के साथ में शादी कर ली। Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. आइंस्टीन का जो पर्सनल चैप्टर है, उनका जो नए जीवन का नया अध्याय है, उनकी विश्व स्तर पे प्रसिद्धि के साथ में, वर्ल्ड फेमसनेस के साथ में शुरू हुआ। इन 1915 को ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उन्होंने अपना जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का शोध पत्र प्रकाशित किया, विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसने कि ग्रेविटी की नई इंटरप्रिटेशन, नई व्याख्या दी थी, गुरुत्वाकर्षण की नई व्याख्या दी थी। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट। और 1919 में जो एक्लिप्स हुआ था, जो सन एक्लिप्स हुआ था, जो सूर्य ग्रहण हुआ था, एक्लिप्स मीन्स ग्रहण, उसने इस बात को सिद्ध कर दिया कि अल्बर्ट आइंस्टीन का जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सटीक था, एक्यूरेट था। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। आइंस्टीन ने पहले से ही इस बात की कैलकुलेशन कर ली थी, इस बात की गणना कर ली थी कि जो फिक्स स्टार हैं, जो स्थिर स्टार्स हैं, उनसे आने वाली जो लाइट है वह सूर्य के ग्रेविटेशनल फील्ड से होकर किस सीमा तक अपने रास्ते से विचलित हो सकती है, डिफ्लेक्टेड हो सकती है, इधर उधर हो सकती है। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन। और न्यूज़पेपर ने, समाचार पत्रों ने उनके इस कार्य को साइंटिफिक रिवोल्यूशन कहा, वैज्ञानिक क्रांति कहा। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स इन 1921। आइंस्टीन को 1921 में फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ मिला। ही वॉज शॉवर्ड विथ ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनके ऊपर शॉवर्ड होने लगी, बौछारें होने लगी, बारिश होने लगी, किसकी? ऑनर्स की, सम्मानों की, और कई जगह से उनको निमंत्रण मिलने लगे, पूरे विश्व से उनके पास निमंत्रण आने लगे। एंड लोडेड बाय द
प्रेस, और जो प्रेस थी यानी जो समाचार पत्र थे वो भी उनका गुणगान करने लगे। When the Nazi came to power in Germany in 1933, और जब नाजी 1933 में सत्ता में आए, जर्मनी में सत्ता में आए, आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट। आइंस्टीन को वहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स जाकर के बसना पड़ा, इमिग्रेट होना पड़ा, वहाँ से पलायन करना पड़ा। उसका रीज़न ये था कि अल्बर्ट आइंस्टीन एक ज्यूस थे और यहूदी थे, जिनको कि नाजी जो कि सत्ता में आई थी, उनका जो तानाशाह हिटलर था, उनको वो यहूदियों से नफरत करता था। इसी वजह से अल्बर्ट आइंस्टीन को जर्मनी छोड़ करके यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जाना पड़ा। 5 years later द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिस्ट इन एन अप्रोर। और 5 साल बाद ही बर्लिन में जो न्यूक्लियर फिजन की जो डिस्कवरी हुई थी, यानी कि नाभिकीय विखंडन की जो खोज हुई थी, उसने अमेरिकी जो फिजिशियंस थे, जो फिजिसिस्ट थे, जो कि भौतिकवादी थे, उनको विचलित कर दिया, उनको अवरोध कर दिया, यानी बहुत ज़्यादा अपसेट कर दिया। मैनी ऑफ देम हैड फ्लीड फ्रॉम फैसिज्म जस्ट एज आइंस्टीन हैड। कई तो उनमें से फासिज्म के कारण भाग करके आए हुए थे। फासिज्म मीन्स जो तानाशाही रवैया जो हिटलर का था, मुसोलिनी और हिटलर इन दोनों ने मिलकर के एक तानाशाही रवैया अपनाया था और पूरी सत्ता पर उन्होंने आधिपत्य कर लिया था। और जो यहूदी धर्म को मानने वाले लोग थे उन पर उन्होंने अत्याचार करने शुरू कर दिए थे और अपने आप को एक निरंकुश शासक के रूप में वहाँ पेश किया था। तो उसी की एक थ्योरी ऑफ फासिज्म है, जो कि जिसकी वजह से कई सारे टैलेंटेड यहूदी जो थे अपने देश को छोड़ करके, जर्मनी और इटली को छोड़ करके दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में भाग गए थे। मैनी ऑफ देम हैड फ्लीड फ्रॉम फासिज्म जस्ट एज आइंस्टीन हैड, जैसा कि आइंस्टीन भी भाग करके आए थे। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम। और अब वो इस बात से भयभीत थे कि नाजी जो है एटॉमिक बम बना लेंगे और उसका यूज़ भी वो कर सकते हैं, पूरी दुनिया पे उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐसा भय इन वैज्ञानिकों में और वहाँ से भागे हुए लोगों में व्याप्त हो गया। एट द अर्जिंग ऑफ ए कॉलिग, और अपने एक कॉलिग के आग्रह करने पे, अर्ज करने पे, आइंस्टीन रोट ए लेटर टू अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। आइंस्टीन ने अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा ऑन 2 अगस्त 1939। 2 अगस्त 1939 को एक लेटर लिखा इन विच ही वार्नड, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी? ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, इस तरीके का एक अकेला बॉम्ब भी क्या कर सकता है? एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, जिसका कि एक्सप्लोडेशन किया जाए, जिसका कि विस्फोट किया जाए, कहाँ? एक पोर्ट पे, एक बंदरगाह पे, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट, वह आसानी से पूरे पोर्ट को नष्ट कर सकता है। टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, और इसके साथ साथ वह आसपास के एरिए को भी नष्ट कर देगा जहाँ की इसका विस्फोट किया गया। टेरिटरी मीन्स आसपास के एरिए को भी पूरी तरीके से नष्ट कर देगा। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, और उनके इन शब्दों का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव भी पड़ा, यानी उनके जो शब्द थे वो अच्छा प्रभाव डालने में सफल भी रहे। द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओवन, और अमेरिकन ने अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट के तहत अपना खुद का एक एटॉमिक बम बनाया एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945, और उन्हें जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पे अगस्त 1945 को गिराया, वहाँ उसका विस्फोट किया। आइंस्टीन वॉज डीपली सेकंड बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, आइंस्टीन इस विनाश से बहुत ज़्यादा विचलित हो गए, डीपली सेकंड हो गए, बहुत ज़्यादा विचलित हो गए जब उन्होंने इस विनाश के बारे में सुना। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस, इस समय उन्होंने एक पब्लिक मिसिव लिखा। पब्लिक मिसिव मीन्स एक सार्वजनिक पत्र लिखा, और इस पत्र पे उन्होंने क्या लिखा था? इन इट ही प्रपोज टू फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, इस
पत्र में उन्होंने यह प्रपोजल रखा था, इस बात का सुझाव दिया था कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट का हमको निर्माण करना चाहिए, यानी पूरी दुनिया के लिए एक सरकार का निर्माण करना चाहिए। अनलाइक द लेटर ऑफ रूजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, लेकिन रूजवेल्ट ने जिस पत्र को पढ़ करके रूजवेल्ट बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, इस लेटर का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा, इस लेटर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टीन गोट इवन मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, लेकिन अगले दशक तक, डिकेड मीन्स 10 सालों तक, आइंस्टीन जो है पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुए, उन्होंने पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अपना किया। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, और उनके जो एजिटेशन था, उनका जो आंदोलन था, उनका जो विरोध था, वो किसके लिए था कि हमको जो ऐसे हथियार हैं उनके निर्माण को रोकना चाहिए, ऐसे विध्वंसक हथियारों के निर्माण को रोकना चाहिए जो कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं। ऐसे आर्म्स के बिल्डअप को रोकना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी का, अपनी जो उनकी जो पॉपुलैरिटी थी, उनकी जो प्रसिद्धि थी, उसका उन्होंने इस्तेमाल किया। इसके लिए दुनिया में पीस और डेमोक्रेसी के लिए, दुनिया में शांति कायम रहे और एक लोकतंत्र बना रहे, इसके लिए उन्होंने अपनी इस पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल किया और एक कैंपेन चलाया, एक अभियान चलाया कि हम लोगों को ऐसे हथियारों का निर्माण नहीं करना चाहिए। When Einstein died in 1955, आइंस्टीन जब 1955 को उनकी डेथ हुई at the age of 76, when he was 76 years of age, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as scientific genius. उनकी प्रसिद्धि या प्रशंसा एक विजनरी के रूप में, यानी एक स्वप्नद्रष्टा के रूप में, विश्व नागरिक के रूप में उतनी ही थी जितनी कि वह एक साइंटिफिक जीनियस के रूप में प्रसिद्ध थे, यानी कि विश्व स्वप्नद्रष्टा के रूप में भी उतने ही फेमस हुए जितने कि एक साइंटिस्ट के रूप में वो फेमस थे। तो ये था हमारा चैप्टर ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। थैंक यू।